दिसंबर का महीना, पहाड़ों से उतरकर आने वाली ठंडी हवा पूरे गांव को कंपा रही थी। रात के 9 बज चुके थे, मगर गांव अभी भी आधा जागा हुआ था। किसी झोपड़ी में लकड़ी जलने की आवाज, कहीं बर्तन बजने की धीमी ध्वनि, कहीं खेत की तरफ जाती गायों की घंटियां। गांव का वो पुराना चौक, जहां बरगद का पेड़ था, वहीं 5 लोग आग जलाई हुए बैठे थे। राम खेलावन लगभग 78 साल के बिशुन 70, तेजस्वी स्वभाव का चोटेलाल 35 और 2 युवा गुड्डू व मन्नू बस 20 से 22 साल के। सभी के हाथ लाल पड़ चुके थे आग सेंकते सेंकते। तेज ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लगता था जैसे हवा के साथ बर्फीले कांटे त्वचा को चुभ रहे हों। चोटेलाल ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, बाबा, इस साल की ठंड सही में जान ले रही है। हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। अरे छोरा, ये ठंड तो अभी शुरू हुई है। जनवरी में तो असली ठिठुरन दिखेगी। सब्जियों के दाम सुन रहे हो? आज आलू 25 में, टमाटर 40 में और मटर 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हम लोग तो बस ठंड झेल ही रहे हैं। रजाई भी सालों पुरानी, उसमें भी सिली सिलाई खुल रही है। मम्मी बोली थोड़ा और ठंड बढ़े तो घर बंद कर देंगे। ठंड में गरीब की हालत सबसे खराब होती है। लकड़ी महंगी, सब्जी महंगी, कपड़ा महंगा, बस जुगाड़ से ही गुजारा चलता है गांव में। सभी कुछ देर चुप हो गए। ठंड की वजह से नाक से भाप निकल रही थी। आग की लपटें ऊपर उठकर मानो आसमान की ओर नाच रही थीं। तभी राम खेलावन ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, अरे, तुम लोगों को इमली वाले पेड़ की कहानी पता है? लो, भूत प्रेत की बात शुरू हो गई बाबा। तू हंस ले बेटा, पर उस पेड़ पर कुछ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात में सफेद कपड़े में लिपटा एक साया पेड़ की मोटी डाल से झूलता हुआ। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। सभी ने आग के पास अपना शरीर और सटाया। बाबा, ये बात पूरा गांव बोलता है। क्या सही में वहां कोई आत्मा है? हाँ, और वो रात में अकेले घूमने वालों को बुलाती है। पहले धीरे, फिर तेज। कभी कभी तो पेड़ की डाल खुद हिलने लगती है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। हमारे ज़माने में भी उस पेड़ के पास एक लड़की मरी थी। पूरा इलाका उसी की छाया में है। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। सभी ने आग के पास अपना शरीर और सटाया। गांव के माहौल से दूर शहर में रहती थी कंचन, कॉलेज की छात्रा, स्मार्ट, हिम्मती और बिल्कुल भी डरने वाली नहीं। छुट्टियां पड़ी तो उसने सोचा कि दादा दादी से मिलने गांव चली जाए।
जैसे ही वो पहुंची, दादी ने उसे गले लगाया। अरे बिटिया, कितना दुबली हो गई। ठंड लग जाती तो क्या होता। चलो अंदर रजाई में बैठो। गांव की मिट्टी की खुशबू, गाना गाती हवा, खेतों की हरियाली, कंचन को सब अच्छा लगता था। 3 दिनों तक वो दादी के साथ खेत गई, गाय दोही, चूल्हे पर रोटी सेंकी और खूब एंजॉय किया। अंचन, पास वाले गांव में एक शादी है, हम सब जाएंगे। तू भी चलना है? नहीं दादा, मैं घर पर आराम करूंगी। कंचन ने तुरंत मना कर दिया। बिटिया ध्यान से सुन, शाम और रात में बाहर मत निकलना। और सबसे जरूरी बात, इमली के पेड़ के पास बिल्कुल मत जाना। दादी, मैं कोई बच्ची थोड़े ना हूं। भूत प्रेत नहीं होते। शाम ढल रही थी, ठंड बढ़ने लगी थी। कंचन कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही थी। अचानक बाहर किसी बिल्ली की चीख जैसी आवाज आई। कंचन खिड़की की ओर गई और बाहर झांका। एक काली बिल्ली दीवार पर बैठी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और जैसे ही कंचन ने उसे देखा, वो बिल्ली डरकर एकदम भाग गई। ये क्या था? मैंने क्या बिगाड़ा? वो हंसते हुए बोली, वॉशरूम घर के बाहर था और वॉशरूम के ठीक बगल में था वही इमली का पेड़। चलते हैं। किस बात का डर? क्यों भूत प्रेत है? क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा? मैं डरती थोड़ी हूं किसी से। चल कंचन, फ्रेश होके आते हैं। हवा तेज चली। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, लेकिन कंचन ने ध्यान नहीं दिया। वो वॉशरूम करके वापस आ गई। पहली रात ठीक बीती। अगली सुबह दादा दादी और बाकी लोग वापस आए। सारा घर चहल पहल से भर गया। दादी ने कंचन को चिढ़ाया। अकेली नहीं डर गई थी ना? दादी, मैं डरती नहीं हूँ, आप लोग ही डर जाते हो। शाम को सबने खाना खाया, कहानी सुनाई, हंसी मजाक किया। धीरे धीरे पूरा घर सो गया। रात के बिल्कुल 12 बजे कंचन की आंख खुली। उसे वॉशरूम जाना था। मुन्नी, चलो ना। मां नींद में थीं। उन्होंने आंख तक नहीं खोली। बाहर निकली तो ठंडी हवा सीधा चेहरे पर पड़ी। हवा और तेज। कंचन वॉशरूम में गई, आधी नींद में थी, पर जैसे ही बाहर निकली, उसकी आंखें फटी रह गई। वो इमली का पेड़ जो बिल्कुल शांत खड़ा रहता था, आज उसकी सबसे ऊपर वाली मोटी शाखा धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि हवा उतनी तेज नहीं थी। कंचन कुछ कह पाती उससे पहले एक सफेद परछाई उस डाल पर लटकती हुई दिखी। लंबे खुले बाल, चेहरा काला जैसे राख, आंखें लाल, कपड़े सफेद, हवा में लहराते हुए वो साया धीरे धीरे घूमकर कंचन की ओर देखने लगा। कंचन के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही।
वह वही जम गई, सांस अटक गई, दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। ओ, तुमने कहा था ना, आओ सामने आओ, देखते हैं क्या कर लेते हो। वो साया पेड़ से उतरने लगा। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, सीधा कंचन के सामने। कंचन की हालत खराब थी, पसीना, कांपता शरीर, जमी हुई जुबान, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था। वो धीरे से मन ही मन बोली, आ जाओ, देखते हैं क्या ही कर लेगी। हनुमान चालीसा पढ़ूं क्या? आत्मा उसके एकदम करीब आई, दोनों आमने सामने। उसकी सांसों से ठंडक महसूस हो रही थी, मानो बर्फ का गोला चेहरों पर रखा हो। वो आत्मा बोली, मैं आती हूं हर उस इंसान को लेने जो मुझे ललकारता है। कंचन ने अचानक हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ना शुरू कर दिया। आत्मा की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। वो पीछे हटने लगी। कंचन ने अचानक हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ना शुरू कर दिया। आत्मा की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। वो पीछे हटने लगी। कंचन ने और तेज पढ़ा। आत्मा दर्द से कराहने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, एक जोर की भयानक चीख, और वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। कंचन घर की ओर भागी, दरवाजा बंद किया, बिस्तर में जा घुसी, पर उसने किसी को नहीं जगाया, किसी को नहीं बताया, और सो गई। सीन, अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य था। कंचन शहर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक बात हमेशा के लिए उसके मन में घर गई। इमली का पेड़ सच में किसी से भरा है, और वो आत्मा उससे डरी नहीं है, बल्कि किसी वजह से उससे जुड़ गई है। हरिराम ने बाहर झांका। कोहरे के पार उसे लगा जैसे कोई औरत सफेद साड़ी में कुएं की तरफ जा रही हो। उसने पल भर को आंखें मली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राम खिलावन ने मुस्कुराकर कहा, चलो बेटा, रात गहरी हो गई, आज चाय की आखिरी प्याली थी, अब सब अपने घर चले जाओ, क्योंकि जब हवा इतनी ठंडी होती है तो जिंदा और मरे हुए के बीच फर्क मिट जाता है। ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के किनारे बसा वो पुराना जंगल, और उसके पास से गुजरती एक अकेली रोड। उस रोड पर चल रही थी एक पुरानी लाल रंग की बस, कांपती हुई, घर घर आवाज करती हुई। बस में कुल 6 सवारियां बची थीं। बाकी सब अपने अपने कस्बों पर पहले ही उतर गए थे। अचानक ठक कक कक ढाई, बस झटके से रुक गई। अरे ससुरी, फिर से गर्म हो गई इंजन। सब लोग उतर जाओ भाई, 3-4 घंटे लगेंगे ठीक होने में। सब सवारियां बस से उतरकर सड़क के किनारे बने पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ी। ये स्टेशन सालों से बंद पड़ा था, लेकिन वहां रात में कुछ लोग आग जलाकर बैठे रहते थे। 4 सवारियां भी वहीं जाकर आग तापने लगी। एक कॉलेज लड़का, एक शादीशुदा आदमी, एक बूढ़ा सेठ, और चौथा एक शांत पढ़ा लिखा दिखने वाला शख्स। आग पहले से तप रहे 2 आदमी उन्हें देखकर बोले, आइए बाबू, ठंड बहुत है, आग सेंक लीजिए। सबने एक दूसरे से जान पहचान शुरू की।
कहाँ के रहने वाले हैं भैया? लखनऊ। मैं आजमगढ़। और मैं रामपुर का। दो लोग पहले से वहां बैठे थे। उनमें से एक कहने लगा, अरे सुना आपने, इंडिगो की 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। हाँ भाई, दुनिया ही खराब दिशा में जा रही है। हवाएं बदल रही हैं। मुस्लिम बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, हवाएं ही नहीं, बहुत कुछ बदल रहा है, इस स्टेशन का माहौल भी। क्यों बाबा, क्या मतलब? ये स्टेशन जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, जब मैं पुलिस में था। सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गई। रात लगभग 2 बजे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन पूरी तरह सूना। वो कोई इंसान नहीं था। मैं रेलवे पुलिस में था। चोरी बहुत हो रही थी उन दिनों, इसलिए उस रात मुझे रात की ड्यूटी लगी। बहुत स्पष्ट है, वो कोई इंसान नहीं था। मेरे हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। पीली पीली रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ घूम रहा था, जहां आज भी जंग लगा साइन बोर्ड टंगा है। थोड़ी देर खड़े खड़े मुझे नींद सी आने लगी। मैं एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर बैठ गया। अचानक थक 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 किसी के पैरों की आवाज आई। मैं चौंक गया। उठकर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, हू हू, एक लंबी खींची हुई कराह। मेरी रूह कांप गई। मैंने लालटेन उठाई और पटरी के बीच झांक कर देखा। वहां अंधेरे में एक हट्टा कट्टा आदमी चल रहा था, सीधे पटरी के बीचों बीच, बिना पीछे देखे। मैं चिल्लाया, ए भाई, रात में इधर क्या कर रहा है? रुक। वो नहीं रुका, बस धीरे धीरे चलता रहा, जैसे किसी नींद में हो। मैंने पास जाकर फिर चिल्लाया, सुनो, कौन हो तुम? लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उसकी लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर डाली, और भाई, उसका चेहरा ही नहीं था। वहां बस काला साया था, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। बाबा, फिर आप क्या किए? मैंने सोचा कोई नशे में होगा। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिलाया, और जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो आदमी हवा में उड़ गया। हाँ भाई, हवा में, जैसे कोई कपड़ा उड़ता है। और अगले ही पल वो मेरे पीछे खड़ा था। मैं जैसे मुड़ा, लालटेन हाथ से गिर गई। उसकी रोशनी जमीन पर फैली। अब वो आदमी मुझे घूर रहा था, लेकिन आंखें काली, खाली, जैसे 2 जलते हुए गड्ढे। फिर उसने कहा, यहाँ कोई अकेला नहीं है। स्टेशन पर बैठे सभी लोग सन्न। किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। लड़के ने कांपते हुए पूछा, फिर बाबा, फिर क्या हुआ? भैया, अब असली डर कहानी की शुरुआत है। उस रात उस स्टेशन पर मैं एक नहीं 3 परछाइयों से घिर गया था, और उनमें से एक मेरे नाम से मुझे पुकार रही थी। जब वो परछाइयां आईं, मुझे लगा मैं आज बचूंगा नहीं। मैं लालटेन हाथ से गिरा बैठा था, और मेरे सामने वो चेहराहीन आदमी खड़ा था। लेकिन भाई, डर तो तब लगा जब मैंने सीटी की आवाज सुनी। फूफ!
स्क्रीन, लेकिन ट्रैक बिल्कुल खाली था। उसके बाद दूसरी दिशा से आवाज, टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मैं मुड़ा और भाई मैंने देखा वही चेहराहीन आदमी धीरे धीरे पटरी पर चलता हुआ मेरे पास लौट रहा था, लेकिन इस बार उसके दोनों हाथ उल्टे घुमे हुए थे, उंगलियों की दिशा उल्टी, जैसे हाथ पीछे मुड़े हो। वो दोबारा बोला, यहाँ कोई अकेला नहीं है। उसकी आवाज जैसे 3-4 लोग एक साथ बोल रहे हो। मैं डरकर पीछे हट गया। छन छन छनक, जैसे कोई भारी लोहे की चेन घसीट रहा हो। मैं लालटेन की कमजोर रोशनी में देखने लगा। हवा अचानक ठंडी हुई, इतनी ठंडी कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। उस टाइम मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने देखा कि वो मेरे नजदीक ही आ रहा है और मैं पटरी पर गिरा हुआ था। मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मुझे लगा कि आज मैं निपट गया। वो नजदीक आया जा रहा था। फिर अचानक मैंने भगवान जी को याद किया। जैसे ही भगवान का नाम मन में लिया, वो वापस चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तो मन में बोला था और ये चला गया। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और फिर सोच लिया कि आज के बाद कभी भी इस स्टेशन पर रात को काम नहीं करूंगा। इतना सुनते ही अब शांत हो गए। फिर बस ड्राइवर आया, सबको बुलाया कि गाड़ी बन गई है तो अब बैठकें चले जाते हैं। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गांव भीलपुरा के ठीक बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की टपरी थी। टपरी इतनी छोटी कि अंदर बस एक स्टोव, 2 बेंच और एक टूटी छत। पर शाम होते ही यहाँ गांव के 5 पक्के यार रोज जमा होते। रामचंद्र, पान चबाने वाला किसान, हरिया, मछली पकड़ने वाला, फकीरा, नाय और एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे सब बाबा कहते थे। सर्दियों की पहली हवा चल चुकी थी। टपरी के ऊपर लगे बल्ब में मकड़ी का जाला हवा से हिल रहा था। चाय वाला, लो भैया, गर्मा गर्म चाय आ गई। आज ठंड पड़ गई है। अरे भाई, दिल्ली का हाल सुना? धुंध इतनी कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। पोल्यूशन ने तो जान ही ले ली है। अरे मैंने तो खबर में सुना, लोग मास्क पहन पहन के थक गए, अस्पताल भरे पड़े हैं। दुनिया का क्या होगा? साल 2026 आ रहा है, लोग बोल रहे थे कहीं पड़ा 12,000 साल बाद वही ज्वालामुखी फट चुका है, मानो तो दुनिया खतरे में है। टपरी का माहौल एकदम चुप हो गया। बल्ब हल्का सा झपका। ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। भाई, ठंड और बढ़ेगी। मैं तो कल ही बच्चों के लिए गरम गरम स्वेटर खरीदने जाऊंगा। इस मौसम का अब भरोसा नहीं। सही बात है, पहले ठंड इतनी देर से आती थी, अब अचानक ही काटने लगी है। सब चाय पी रहे थे। टपरी की आग की हल्की रोशनी उनके चेहरों को नारंगी कर रही थी। बाबा, आप तो बड़ी बड़ी जगह घूमे हो, आज एक कहानी सुना दो ना। बाबा चाय की भाप के पीछे छुपे अपने चेहरे को उठाते हैं। उनकी आंखों में एक पल को डर चमकता है। नहीं बेटा, आज नहीं। कुछ बातें याद नहीं करनी चाहिए। चारों दोस्त एक साथ। अरे बाबा, बस एक कहानी,
बाबा ने चुप रहकर आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई पुराना जख्म फिर धड़क उठा हो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर बाबा धीरे से बोले, ठीक है, सुनो, पर याद रखना, ये कहानी नहीं है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबा धीरे धीरे बोलने लगे, उनकी आवाज में कंपन था। उस रात मैं अपनी पुरानी साइकिल से गांव लौट रहा था। लोग कहते हैं वहां कोई चलता नहीं, कोई चलता हुआ दिखता है। शिवदत्त, उस जंगल वाले रास्ते से मत आना, रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं निकल जाऊंगा। वो अपनी साइकिल से निकल पड़े। पेड़ इतने घने कि सड़क तक धूप नहीं आती, और रात में जैसे पूरी दुनिया निगल ली हो अंधेरे ने। साइकिल की टिक 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 की आवाज जंगल में गूंज रही थी। ठंडी हवा में मिट्टी की गंध, आसपास झींगुरों की आवाज, दूर कहीं उल्लू बोला। कुछ देर तक सब सामान्य था, फिर कांच सी चुभने वाली एक आवाज आई। शिवदत्त रुक गए। आवाज सड़क के बाईं तरफ के अंधेरे से आई थी। रोशनी मुश्किल से 10 फीट आगे जा रही थी। उसी वक्त पेड़ों के बीच कुछ हिला, जैसे कोई लंबा सा साया। शिवदत्त बोले, कौन है? कोई जवाब नहीं। उन्होंने साइकिल फिर चलाई, पर इस बार जंगली रास्ता कुछ अजीब लग रहा था, जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे जंगल में कोई सांस ले रहा हो। धप 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 धप, जैसे कोई भारी चीज तेजी से उनके पीछे दौड़ रही हो। कुछ नहीं दिखा। उन्होंने गति बढ़ाई, पर आवाज भी बढ़ गई। धप 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 धप, पूरी सड़क कांपने लगी। टॉर्च की रोशनी में पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था, पर वो सामान्य आदमी नहीं था। उसकी ऊंचाई कम से कम 7 फीट, चेहरा काला, आंखें लाल, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में 2 इंच ऊपर तैर रहा था। उसका सिर थोड़ा सा झुकाया हुआ, जैसे इंतजार में हो। शिवदत्त डर के मारे जम गए। वो आदमी धीरे धीरे गर्दन उठाता है। क्रंद होने में आवाज आती है। फिर उसके होठ खुले और एक ऐसी आवाज निकली जिसने उनके शरीर को पत्थर कर दिया। रात को अकेले क्यों आया? এইবারে তোকে খাবো, অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি। शिवदत्त के हाथ सुन्न पड़ गए। साइकिल का हैंडल उनके हाथों से फिसलने लगा। जंगल की ठंडी हवा अचानक बर्फ जैसी हो गई। सांस धुआं बनने लगी। उस प्रेत की लाल आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरे में 2 जलते कोयले हों। शिवदत्त किसी तरह बोल पाए, कौन है? वह चीज धीरे धीरे उनकी तरफ सरकने लगी। ना कदमों की आवाज, ना कोई हवा, बस शरीर हवा में फिसलता हुआ। उसकी लंबी उंगलियां नीचे लटक रही थीं
जैसे किसी ने हड्डियों को खींचकर बढ़ा दिया हो। और तभी उसका चेहरा अचानक शिवदत्त के ठीक सामने आ गया, इतना पास कि उसकी सांस की ठंडक उन्हें चेहरे पर महसूस हुई। फिर उसने कहा, ये रास्ता तेरा नहीं है। शिवदत्त के दिमाग में बस एक ही चीज गूंज रही थी, भागो, बस भागो। उन्होंने साइकिल उठाई और पूरी ताकत से पैडल मारना शुरू किया। साइकिल की चेन चिल्ला रही थी, टायर पत्तों को फाड़ते जा रहे थे। पर तभी वो आवाज फिर आई, धप धप धप, जैसे कोई विशाल चीज उनके पीछे दौड़ रही हो। जमीन कांप रही थी, पत्ते हिल रहे थे, पेड़ों से काला काला धुआं उठ रहा था। शिवदत्त ने डर कर पीछे देखा। वो प्रेत दौड़ नहीं रहा था, वो हवा में तैरते हुए उसी रफ्तार से चल रहा था जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। और सबसे डरावना, उसके पैर अब उल्टे मुड़ चुके थे। साइकिल अचानक कच्चे गड्ढे में घुसी और शिवदत्त गिर पड़े। उनका घुटना छिल गया, खून बहने लगा। पेड़ों के बीच से एक लंबी सीटी जैसी आवाज आई, मम। शिवदत्त लड़खड़ाते हुए उठे और पैदल भागने लगे। दिल धक धक कर रहा था। अंधेरा इतना घना हो चुका था कि हाथ सामने करो तो वो भी नहीं दिखे। और तभी उनके दाहिने कान के पास किसी ने हल्की फुसफुसाहट की, रुक जा। शिवदत्त पीछे पलटे, कोई नहीं। सामने देखा, वहीं खड़ा था वही प्रेत। अब उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, होठ फटे हुए, दांत टूटे हुए और आंखें लाल। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया, ऐसे जैसे हड्डी कड़क से आवाज के साथ घूम गई हो। अचानक उसने शिवदत्त का नाम लिया, शिवदत्त। शिवदत्त की रूह कांप गई, वो पीछे हटने लगे। शिवदत्त डर के मारे एक दूसरी दिशा में भागे। लेकिन अजीब बात, जंगल जैसे बदलने लगा। जिधर भागते उधर वही पेड़, वही टूटी शाखा, वही झाड़ी, जैसे जंगल उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता था। हर रास्ता घूमकर फिर उसी प्रेत के पास ले आता। वो वहां खड़ा होता, लंबी गर्दन झुकाए, लाल आंखें चमकताते। जब शिवदत्त की सांसें रुकने वाली थीं, उसी समय उनके गले में पहना हुआ ताबीज अचानक गर्म होने लगा। वो ताबीज उनके दादाजी ने दिया था और कहा था, कभी डर लगे तो इसे पकड़ लेना, ये तुझे बचाएगा। शिवदत्त ने ताबीज को पकड़कर जोर से मुट्ठी बंद की और जैसे ही ऐसा किया, जंगल में एक तेज हवा चली, पत्ते उड़ने लगे और प्रेत पीछे हट गया। उसने एक गहरी चीख मारी, आ आ आ आ आ, इतनी तेज कि पेड़ों की छाल टूटकर गिर गई। उसके शरीर पर धुआं उठने लगा, जैसे ताबीज की चमक ने उसे जला दिया। अचानक जैसे कोई भारी पर्दा हट गया हो, जंगल का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। चांद की रोशनी फैल गई। शिवदत्त मौका देखते ही भागे। भागते भागते उनकी सांसें टूटने लगीं। उसी वक्त जंगल के पीछे से प्रेत की टूटी हुई आवाज आई, वापस आना पड़ेगा। शिवदत्त ने मुड़कर देखा, वो अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज अभी भी गूंज रही थी। इतना कहकर बाबा अचानक चुप हो गए। चाय की टपरी पर सन्नाटा छा गया।